नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एचटेट 2018 के भाग 4 की हिंदी को, यानी कि सेट क्वेश्चंस को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ एचटेट के लिए ही नहीं बल्कि DSSB, KVS, NVS के लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा यदि आप TGT PGT के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प हमें बताना है। तो पहला विकल्प है हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। और विकल्प हैं ए प्रस्तुतिकरण, 2 विचार रहा है, 3 वर्तनियाँ, 4 छिपकली। तो देखिए इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है वो प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण में जो है छोटी मात्रा ई की आती है, ना कि बड़ी मात्रा आती है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रस्तुति लिखते हैं तो भी जो है ये गलत हो जाता है। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते शब्द चित्र किसके द्वारा रचित है। और हमारे विकल्प हैं 1 प्रेमचंद, 2 हरिशंकर परसाई, 3 नागार्जुन, 4 त्रिलोचन। तो प्रेमचंद के फटे जूते जो कि हरियाणा बोर्ड के जो है सिलेबस में भी लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका आंसर होगा हरिशंकर परसाई। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी आती है तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, यह आपकी परीक्षा में बहुत मदद करेगा, आपके स्कोर को ज़रूर ही बढ़ाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, संत साहित्य के संबंध में असंगत कथन छांटिए। और पहला है, सिद्धों के चर्यापदों में संतों के पदों का मूल स्रोत दृष्टिगोचर होता है। 2 संत काव्य रूपों में प्रयुक्त शब्द या शब्द वस्तुतः गुरु के ज्ञान का प्रतीक है। 3 संतों के पदों में प्रधानता श्रृंगार व करुण रस का परिपाक हुआ है। 4 रमैनियों की रचना दोहों तथा चौपाइयों में की गई है। तो देखिए संत साहित्य के संबंध में जो असंगत कथन है वह है, संतों के पदों में प्रधानतः श्रृंगार और करुण रस का परिपाक हुआ है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, अष्टछाप के कवियों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। और हमारे विकल्प हैं 1 अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कुंभनदास और कनिष्क कवि नंददास है। 2 अष्टछाप को अष्टशाखा भी कहते हैं। 3 सूरसागर श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंद पर आधारित है। 4 श्रीमद्भागवत में 12 स्कंद हैं। तो देखिए अष्टछाप के कवियों के संबंध में जो असंगत कथन है वह है कि सूरसागर श्रीमद्भागवत के 9वें स्कंद पर आधारित है। ये 9वें पर नहीं बल्कि 10वें स्कंद पर आधारित है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, असंगत कथन को छांटिए। और असंगत कथन में हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए देवकृत राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। 2 कविवर देव का पूरा नाम देवदत्त था। 3 अलंकार निरूपण में देव ने चिंतामणि को आदर्श माना है। और 4 देवकृत देवचरित्र कृष्ण जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। तो देखिए इसमें जो अलंकार निरूपण में देव ने चिंतामणि को आदर्श माना है यह असंगत कथन है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। विकल्प हैं ए प्राध्यापक, 2 प्रावधान, 3 पुनरावेदन, 4 ध्रुव व्यवहार। तो देखिए इसमें जो ध्रुव व्यवहार है इसमें 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आप अगर इन्हें तोड़ के देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि इसमें दु, दुर, ठीक है, आदि जो हैं उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यह प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। और हमारे विकल्प हैं 1 कबीर, 2 मीरा, 3 ललदयद या फिर 4 नानक। तो देखिए यह जो पंक्ति हैं ये ललदयद ने कही है। तो ऑप्शन 3 है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस विकल्प में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ है, और वही विकल्प हमें छांटना है। विकल्प देख लेते हैं। ए शयनीय, 2 सम्माननीय, 3 आदरणीय, 4 पाणिनीय। तो देखिए इसमें जो पाणिनीय है उसमें अनीय जो है प्रत्यय का प्रयोग
नहीं हुआ है उसमें ईय प्रत्यय का प्रयोग क्यों हुआ है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कौन सा युगम असंगत है, और हमारे विकल्प हैं ए असायत चित्रावली, 2 मुल्ला दाऊद चंदायन, 3 ईश्वरदास सत्यवती कथा, 4 कुतुबन मृगावती। तो इसमें पहला ही जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा असायत चित्रावली, यह जो है असंगत युगम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, केशव की रामचंद्रिका को अजायब घर किसने कहा है, छंदों का अजायब घर किसने कहा है, और हमारे विकल्प हैं 1 बालदेव मिश्र ने, 2 डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने, 3 रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, तो तीसरा ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। विकल्प है कुसुम कोमल कर्मधारय समास का उदाहरण है, भक्षा भक्षय वैकल्पिक द्वंद्व, मोहपाश करण तत्पुरुष समास, 4 क्रोधाग्नि कर्मधारय समास। तो देखिए इसमें जो मोहपाश है वो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 है लय प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में सही रूप से हुआ है, और हमारे विकल्प हैं 1 आंचल, 2 मृदुल, 3 विमल, 4 वितल। तो देखिए इसमें लय प्रयोग का जो सबसे सही रूप है वो है मृदुल। मृदुल में लय प्रत्यय का उचित प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 देखिए, किस विकल्प में मछली का पर्यायवाची नहीं है, ए झस, 2 कामध्वज, 3 मकरध्वज, 4 शल्की। तो देखिए पर्यायवाची मछली का हमें बताना है कौन सा ऐसा पर्यायवाची है जो मछली का नहीं है, तो इसमें मकरध्वज जो है वो मछली का पर्यायवाची नहीं होता। तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए मैं इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें रिवीजन करना है। ठीक है। और हमें देखना है कि हमें कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है और कितना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हें एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें कराऊं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो फिर मैं इन्हें एक्सप्लेन करने के साथ ही करा दूंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, हिमालयन प्रवास और लोकमाता यात्रा वृत्तांतों के रचयिता कौन है, 1 काका कालेलकर, 2 राहुल साकृत्यायन, 3 मोहन राकेश, या फिर 4 गणेश शंकर विद्यार्थी। तो देखिए हिमालयन प्रवास और लोकमाता यात्रा जो वृत्तांत हैं वो काका कालेलकर ने लिखे हैं, तो पहला ही ऑप्शन विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। विकल्प ए आदित्य, 2 आक्षपटिक, 3 आखंडल, 4 आभिजात्य। देखिए इसमें हमें बताना है कि आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, ठीक है, और एक शुद्ध अशुद्ध, ये तो ऐसे हैं जो कि आते ही आते हैं, ये तो आपको टिप्स पर लर्न होने ही चाहिए। ठीक है। और ये एक दूसरे से एक तरह से आप ये भी लगा सकते हो कि जुड़े हुए हैं। जब हम उपसर्ग प्रत्यय करते हैं यानी कि संधि समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें हमें उपसर्ग प्रत्यय का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है। तो आप अपना स्कोर मेरे साथ जरूर शेयर करें, आपके कितने क्वेश्चन सही थे 60 में से। तो बताइए 105 का जो उत्तर है वो क्या होगा। तो आखंडल जो है उसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। विकल्प हैं 1 14, 2 16, 3 18, 4 20। देखिए जो नागरी प्रचारणी सभा है काशी की वो हिंदी साहित्य को जो है प्रकाशित करती रहती है। तो इसमें पूछा है कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो 16 खंडों में प्रकाशित किया गया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, अशुद्ध विलोम युग्म को छाटिए। 1 अवलंब निरवलंब, 2 सहस्त्र असहस्त्र, 3 ऋजु वक्र, 4 गांव गवारू। तो इसमें अशुद्ध विलोम जो है वो ऑप्शन 4 है,
गांव गवारू यह विलोम नहीं है। अगर गांव का विलोम होगा तो वो होगा शहर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, हस्ब मामूल शब्द का अर्थ क्या है? और हमारे विकल्प हैं 1 विद्यालय, 2 यथावत, 3 अचानक, 4 अभिप्राय। तो हमें बताना है हस्बा मामूल शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है यथावत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 देखिए। प्रश्न संख्या 109 है, कृतवाचक कृत प्रत्यय वाला विकल्प नहीं है। और हमारे विकल्प हैं 1 प्रेरिका, 2 उपभोक्त्री, 3 बुद्धिमान, 4 रखवैया। तो इसमें जो कृतवाचक कृत प्रत्यय है उसका विकल्प जो नहीं है वो है बुद्धिमान। तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 110 देखिए। प्रश्न संख्या 110 है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 1 दांत धन एल दंतैल, 2 पानी धन इला पनीला, 3 कुशा धन ल कुशल, 4 नानी धन आल ननिहाल। तो देखिए इसमें जो उचित विकल्प नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका पहला ही विकल्प है जो हमारा सही हो जाएगा, दांतैल दंतैल। ये उचित विकल्प सुमेलित विकल्प नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 111, किस विकल्प में तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? और हमारे विकल्प हैं 1 शिक्षणेत्र, 2 बृहत्तर, 3 महत्तर, 4 उच्चतर। तो देखिए जिसमें तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ वो है शिक्षणेत्र। पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा, तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, प्रति उपसर्ग युक्त पद चुनिए। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, प्रति उपसर्ग युक्त पद चुनिए। ए प्रोक्ति, 2 प्रत्युष, 3 प्रोत्साहन और नंबर 4 प्राप्त्याशा। तो इसमें प्रति उपसर्ग युक्त पद हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन 2 प्रत्युष में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, झुकाव, भुलावा और उड़ान शब्दों का प्रत्यय भेद इंगित कीजिए। 1 भाववाचक कृत प्रत्यय, 2 भाववाचक तदित प्रत्यय, 3 कर्णवाचक कृत प्रत्यय या फिर 4 कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसमें हमें बताना है कौन सा भाव है प्रत्यय का। तो देखिए इसमें भाववाचक कृत प्रत्यय का भाव है, पहला ही ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 114। देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके जीवन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और हमारे विकल्प हैं 1 दादू दयाल, जायसी, कासिम साहा, सुंदरदास। 2 जायसी सबसे पहले आते हैं, सुंदरदास, दादू दयाल, कासिम साहा, या फिर 3 जायसी, दादू दयाल, सुंदरदास, कासिम साहा, या फिर 4 सुंदरदास, कासिम साहा, जायसी, दादू दयाल। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले तो जायसी आएंगे। ठीक है, तो यानी कि चौथा और पहला कट गया, दूसरे तीसरे में से देखना है हमें। तो जायसी के बाद जो है, जायसी के बाद कौन आएगा? जायसी के बाद आएगा दादू दयाल। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, देह की पतली कमर की लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। उक्त काव्य पंक्तियां किसका मानवीकरण कर रही हैं? 1 बाजरे का, 2 सरसों का, 3 रीवा के पेड़ों का, या फिर 4 अलसी का। देह की पतली कमर की है लचीली, तो ये किसका कर रही है मानवीकरण? ये अलसी का मानवीकरण कर रही है। ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सा युगम असंगत है? वृंद, श्रृंगार शिक्षा,
2 रहीम सुदामा चरित, 3 द्विजदेव श्रृंगार बतीसी, 4 रसलीन रस प्रबोध। तो इसमें असंगत युग्म हमें छांटना है, तो रहीम सुदामा चरित जो है असंगत युग्म है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 देखिए, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं ए राजेश जोशी, 2 त्रिलोचन, 3 केदारनाथ अग्रवाल, 4 केदारनाथ सिंह। नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच राजेश जोशी की रचना है, तो राजेश जोशी पहला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन थे? 1 चिंतामणि, 2 केशवदास, 3 भिखारी दास या फिर 4 देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 122 है, किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ उपसर्ग का प्रयोग 1 अत्यय, 2 अत्युक्ति, 3 अतीव, 4 अप्रत्याशित। हमें इसमें बताना है अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखिए अप्रत्याशित में अप्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्याशित शब्द है और उसमें अ उपसर्ग को जोड़ा गया है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन से आचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं? और हमारे विकल्प हैं ए रामानुजाचार्य, 2 रामानंद, 3 राघवानंद, 4 विष्णु स्वामी। तो कौन से आचार्य जी ऐसे हैं जो श्री संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो विष्णु स्वामी श्री संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 124, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही कूट का चयन कीजिए। स्थापना है, 1 हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। जिन ग्रंथों में काव्यांगों के लक्षण व उदाहरण दिए जाते हैं वो रीति ग्रंथ कहलाते हैं। तर्क देखते हैं, कवि कुल कंठाभरण रीति निरूपण परंपरा में छंद निरूपक प्रसिद्ध ग्रंथ है। और हमारे विकल्प हैं 1 सही आर गलत, 2 ए गलत आर सही, 3 ए और आर दोनों सही, 4 ए और आर ए सही आर आंशिक सही। तो इसमें हमें सही कूट के बारे में बताना है, तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, ये भी स्थापना और असर्षण का है। तो स्थापना दी गई है हमें, रसलीन का महत्वपूर्ण ग्रंथ रस प्रबोध है। इसमें रसों के अतिरिक्त 8 सात्विक भाव, 33 संचारी भाव, नायक नायिका भेद आदि की विवेचना है। तर्क, रसलीन का तर्क देखिए, रसलीन का रौलाचंद पर अद्भुत अधिकार था। उनके जैसी भाषा की कसावट और व्यंजना शक्ति बिहारी के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलती। और हमारे विकल्प हैं ए सही आर गलत, 2 ए गलत आर सही, 3 ए और आर दोनों ही सही है, या फिर 4 ए सही है लेकिन आर आंशिक रूप से सही है। तो देखिए इसका जो ए है वो बिल्कुल सही है लेकिन आर जो है वो आंशिक रूप से सही है, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और हमें जो दिए गए हैं कवि, उनके नाम हैं 1 त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध, रागे राघव। इन्हें हमें आरोही क्रम में लगाना है, 4 विकल्प में दिए गए हैं जिसमें से 3 में पहला नागार्जुन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है 126 का जो है पहला, तो जो है आप ऐसे ही काट दीजिए क्योंकि इसमें त्रिलोचन है। अगर आपको पता है कि नागार्जुन सबसे पहले आते हैं, नागार्जुन के बाद अगर हम बात करें दूसरे की तो उसमें आएगा त्रिलोचन। ठीक है, तो त्रिलोचन दूसरे और चौथे में है, तो इसलिए तीसरा नंबर भी कट हो गया। देखिए एलिमिनेशन का आपको आना चाहिए कि उससे हमारी काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, तो नागार्जुन, त्रिलोचन और उसके बाद जो आते हैं वो होते हैं मुक्तिबोध। ठीक है, वो मुक्तिबोध होते हैं, तो ऑप्शन
दूसरा ही जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले नागार्जुन, उसके बाद त्रिलोचन, उसके बाद मुक्तिबोध और अंत में रागे राघव। तो ये होगा इनका उचित आरोही क्रम जीवन काल के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, अज्ञे को उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1964 में। और हमारे ऑप्शन हैं 1 आंगन के पार द्वार, 2 इत्तलम, 3 इंद्रधन रोंदे हुए, 4 हरी घास पर क्षण भर। तो हमें बताना है अज्ञे जी को इनमें से किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार पर अज्ञे जी को पुरस्कार मिला था, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, किस्म किस्म की कविता नामक लेख के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं 1 नरेश कुमार, 2 जगदीश गुप्त, 3 मुक्तिबोध, 4 नागार्जुन। तो देखिए किस्म किस्म की कविता जो है वो जगदीश गुप्त जी ने लिखा है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, गरीबों की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती हैं, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा भेद इंगित कीजिए। कौन सी संज्ञा भेद है? भाववाचक, 2 जातिवाचक, 3 समूहवाचक या फिर 4 व्यक्तिवाचक। तो प्रार्थनाएं जो हैं किस तरह की संज्ञा है हमें बताना है। ठीक है, तो यह है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ये भाववाचक है, पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं, भाववाचक नहीं, प्रार्थनाएं कैसी भी हो सकती हैं, तो ये जातिवाचक में जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? 1 मधुप, 2 रसिक, 3 कलाधर, 4 रंजन। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जो लिखते थे आरंभ उपनाम से, वो किससे लिखते थे? तो वो कलाधर नाम से लिखते थे। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 131 देखिए, किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, और हमारे विकल्प हैं 1 शिरोरेखा, 2 सांगोपांग, 3 परस्पर और 4 है यशस शरीर। इसमें हमें बताना है कि किस में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो सांगोपांग में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से किस विकल्प में मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञा नहीं है? 1 रोग, 2 ममत्व, 3 क्षमा, 4 सत्य। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मूल या अयौगिक भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं हमें बतानी है। तो देखिए इसमें ममत्व जो है उसमें अयौगिक भाववाचक संज्ञा या मूल भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, निम्नलिखित में असंगत विकल्प चुनिए। तड़ित धन लेखा, तड़िल लेखा, वृहत धन चयन, वृहत चयन, दिग धन मंडल, दिग्मंडल, सतधन निवेश, सन्निवेश। तो इसमें असंगत विकल्प को हमें चुनना है। कौन सा विकल्प असंगत है? तो देखिए दिग्मंडल, दिग्धन मंडल जो है यह असंगत विकल्प है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, प्रेषिति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पहला है प्रेधन इशिति, 2 है प्रधन इशिति, 3 प्रेष धन इति, 4 प्रधन शिति। इसमें हमें बताना है सही संधि विच्छेद जो है वो कौन सा है। तो देखिए प्रधन इशिति जो है वो बिल्कुल सही संधि विच्छेद हो जाएगा। 134 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। 135 पे देखिए, लाख की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ में लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता है? 1 बदलू मामा, 2 बदलू काका, 3 बदलू बाबा या फिर 4 बदलू चाचा। तो देखिए लेखक जो है वो बदलू को बदलू काका कहकर पुकारता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? 1 ख्याति प्राप्त, 2 शपथ पत्र, 3 सेवानिवृत्त, 4 अंध विश्वास। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है?
तो देखिए अंधविश्वास में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, दादू दयाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1. सांबर के निकट नराने यानी कि नरेना नामक स्थान पर 1603 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। 2. कमाल और रामदास इनकी रचनाओं का संग्रह हरडेवानी के नाम से किया था। 3. कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। या फिर 4. इन्होंने निर्गुण निराकार को व्यक्ति भावनाओं का विषय बनाया है। इनमें से हमें असंगत विषय जो है असंगत कथन बताना है, कौन सा है दादू दयाल के संबंध में। ठीक है, तो देखिए कमाल और रामदास ने इनकी रचनाओं का संग्रह हरडेवानी के नाम से किया है, यह बिल्कुल गलत है। तो हमारे लिए तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा ही असत्य है, तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखते हैं 138। 138 देखिए, झक और झक शब्दों के क्रमशः अर्थ बताइए। और हमारे विकल्प हैं 1 धुन और सनक, 2 झाग फैन, 3 सनक मछली, 4 शीघ्र सनक। तो हमें इनका अर्थ बताना है, झक और झक का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले झक का अर्थ होगा सनक और दूसरे झक का अर्थ है मछली। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 139 देखिए, जो मापा न जा सके उसे कहेंगे। 1 अप्रमेय, 2 अपरिमेय, 3 अग्रगण्य, 4 अनवगत या फिर अनवगत। तो हमें बताना है जो मापा ना जा सके उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अपरिमेय। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कवि बच्चन ने अग्निपथ शब्द का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है? 1 कांटों की डगर के रूप में, 2 अग्नि के सफर के रूप में, 3 जीवन की कठिनाइयों के रूप में, या फिर 4 कुत्सित मनोवृत्तियों के रूप में। तो बच्चन जी ने जो अग्निपथ का प्रयोग किया है वो कुत्सित मनोवृत्तियों के रूप में किया है। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 देखिए, दश शब्द किस शब्द समूह के लिए सटीक नहीं है? नक्षत्र, दिशा, अवतार, दिक्पाल। देखिए इसमें आपको नक्षत्र से समझ आता है, नक्षत्र 9 होते हैं, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 10 शब्द जो है सटीक किसके लिए नहीं बैठता? नक्षत्र के लिए नहीं बैठता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। उक्त कथन किस रीतिकालीन आचार्य ने कहे हैं? और हमारे विकल्प हैं 1 भिखारीदास, 2 कुलपति मिश्र, 3 देव कवि, या फिर 4 पद्माकर। तो जो कथन है यह देव कवि ने कहे हैं। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद इंगित कीजिए। 1 प्रश्नवाचक, 2 संबंधवाचक, 3 निजवाचक, 4 अनिश्चय वाचक। तो देखिए सामने जो मकान है वो मेरा है, तो इसमें क्या हो रहा है? संबंध पता चल रहा है, किसका घर है? मेरा घर है, तो घर से मेरा संबंध जो है व्यक्त किया जा रहा है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, नन्ही नन्ही बूंदन में मेहा बरसे। रेखांकित पद में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? नन्ही नन्ही में किस प्रकार का प्रयोग है, किस अलंकार का प्रयोग है, हमें बताना है। विकल्प देख लेते हैं। 1 संज्ञा पुनरुक्ति, 2 विशेष पुनरुक्ति, 3 क्रिया पुनरुक्ति, या फिर 4 विप्सा अलंकार। तो देखिए इसमें नन्ही नन्ही बूंदों की जो है विशेषता बताई गई है कि बूंदें कैसी है, नन्ही नन्ही है, तो इसलिए विशेषण पुनरुक्ति प्रकार अलंकार इसमें आएगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, श्री पुनीत जी शर्मा भारत की सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आप इतिहास पढ़ाते हैं वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। 1 निजवाचक सर्वनाम, 2 पुरुषवाचक सर्वनाम, 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर 4 प्रसिद्धवाचक सर्वनाम। तो श्री पुनीत जी शर्मा भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं और आप इतिहास पढ़ाते हैं, तो ये किसके
सर्वनाम के पक्ष में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में आएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 146। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? कबीर के राम रामानंद के राम नहीं है। 2, रमेनी शब्द और साकी बीजक के ही 3 अंग है। 4, रमेनी और शब्द में पूरी बोलियों का प्रयोग है। 4, जनबोली के शब्दों का प्रयोग कबीर की कविता में खूब हुआ है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है असंगत है। तो देखिए, रमेनी और शब्द में पूरी बोलियों का प्रयोग किया है, यह गलत है। तो ऑप्शन 3 है जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। मीरा ने कृष्ण को गौवन के रखवारे कहा है। इसके लिए एक शब्द बताइए। गौवन के रखवारे के लिए एक शब्द बताना है हमें, और हमारे विकल्प हैं 1, वंशीधर, 2, श्याम, 3, नंदलाल, 4, गोपाला। तो गौवन के रखवाले कौन होते हैं? गोपाला। ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए। बिहारी सतसई के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? और हमारे विकल्प हैं 1, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव है। 2, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। 3, कृष्ण कवि ने बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है। 4, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713 है। तो इसमें से हमें असंगत कथन बताना है। तो देखिए, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव है, ये तो सही है, लेकिन बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है, यह गलत है। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देखिए। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? देवनागरी लिपि को लोकनागरी भी कहा जाता है। 2, यह लिपि वर्णनात्मक है। 3, देवनागरी में एक ही ध्वनि के लिए कई चिन्ह हैं। 4, देवनागरी में प्रत्येक वर्ण का स्पष्टतः उच्चारण होता है। तो हमें बताना है इसमें असंगत कथन कौन सा है। तो देखिए, देवनागरी में एक ही ध्वनि के लिए कई चिन्ह हैं, यह गलत है। तो हमारा जो है ऑप्शन 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देवनागरी में एक ही ध्वनि के लिए कई चिन्ह नहीं होते, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होता है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 1, अनुज्जित, 2, अनुदार, 3, अनुर्वर, 4, अन्वर्थ। तो हमें बताना है कौन सा अनु उपसर्ग का प्रयोग जो है हुआ है। तो हमें इसमें शब्दों को तोड़कर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुधन वर्थ अन्वर्थ जो है, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर, स्पेशल टॉपिक पर या ग्रामर के किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।